हेलो फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अब हम सीखेंगे कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं। चलो हेडिंग दो। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो लाइनें लिख लेते हैं पहले इसके लिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट में तो कुछ था ही नहीं, कंपैरेटिव भी देख लेते हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट is recasted for comparing all the elements of financial conditions. If financial statement is recasted for comparing all the elements of financial conditions from year to year in absolute terms as well as in percentage, comma, then the recasted statement is called comparative financial statement. क्या है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या लिखा हमने? If financial statement is recasted for comparing all the elements of financial conditions from ईयर टू ईयर कंपैरिजन करने के लिए। अच्छा, ईयर टू ईयर कंपैरिजन कैसे करेंगे? इन एब्सोल्यूट टर्म्स यानी एब्सोल्यूट अमाउंट में भी, एंड एज वेल एज इन परसेंटेज टर्म। तो क्या लिखा हमने? फ्रॉम ईयर टू ईयर इन एब्सोल्यूट टर्म्स एज वेल एज इन परसेंटेज। तो देन द रिकास्टेड स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस रिकास्टेड स्टेटमेंट को कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। अब बात आती है कि ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है, वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलो, यानी हमें यहां पर कंपैरिजन एब्सोल्यूट अमाउंट में भी करना है और परसेंटेज में भी करना है। ये देखिए, निकाल लीजिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 4। बुक में क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखते हैं? द फॉलोइंग आर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ के लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024। इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। क्या क्या दिया है? नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रोस प्रॉफिट आ गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इसी तरह से इन्होंने पूरा इनकम स्टेटमेंट हमें बनाकर दे दिया है। सीधा लास्ट लाइन पढ़ते हैं। प्रिपेयर ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हमें बनाना है एंड कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, और कंपनी की परफॉर्मेंस पर कमेंट करना है। देखो, मैंने पहले ही बताया कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उसका तरीका हम सीख चुके हैं। अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव
इनकम स्टेटमेंट ऑफ, क्या था कंपनी का नाम, के लिमिटेड, फॉर द ईयर ऑन 31/3/2023 एंड 31/3/2024। अब इसे कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहां पर भी जो फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बिल्कुल वही फॉर्मेट आपने यहां पर कॉपी पेस्ट कर देना है। यानी जो भी इनकम स्टेटमेंट आपको दे रखी है उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, दो एडिशनल कॉलम बनाते हुए। एडिशनल कॉलम वो देख लेते हैं क्या है एडिशनल कॉलम। देखिएगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करने वाला हूं बिल्कुल। देखिए पर्टिकुलर्स, मैं क्वेश्चन को ही कॉपी कर दूंगा बिल्कुल, आप देखते रहिए बस। पर्टिकुलर्स, और देखना ही क्या है इसमें, साथ साथ में करना भी स्टार्ट कर दो। यहां पर है 31/3/2023, फिगर रुपीज में है। 31/3/2024, फिगर्स रुपीज में है। आगे आने वाले दो कॉलम जो हैं उनकी बात मैं अभी कर ही नहीं रहा हूं, पहले जो क्वेश्चन में दे रखा था वो इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल कॉपी कर दीजिए। ये देखो क्या है, सबसे पहले नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या अमाउंट है, 212,500, 2,38,000, 212,500, 2,38,000। नेक्स्ट, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट 131,250, 1,50,000, 131,250, 1,50,000। ये माइनस करके आ गया ग्रोस प्रॉफिट, इन्होंने कह दिया इसे पी। ग्रोस प्रॉफिट, इसे लिख दिया पी। कितना आ रहा है, 81,250, 88,000। आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसे कह रहे हैं ए। ठीक है, कितना अमाउंट है, 16,500, 18,700, 16,500, 18,700।
आगे देखो, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस में अब कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं इन्होंने, क्या क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड अदर सेलिंग एक्सपेंसेस। ये लो, इसे अंडरलाइन कर देता हूं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना है देख लो एक बार, 3750, 5000, 3750, 5000। अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस 51,000, 52, 250, 51,000, 52, 250। आगे पढ़िए फिर क्या कहते हैं, टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इन दोनों इनको ही इन्होंने ऐड करके लिख दिया टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस बी। हम भी लिख देते हैं टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस, इसे कह दिया बी। यानी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको और इसको ऐड करके लिख देना है। कितना आ रहा है, 3750 प्लस 51,000, 54,750, और इधर 5,000 प्लस 52, 250, 57,250। ठीक है जी, आगे देखिए, फिर लिखा है इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ए प्लस बी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ए प्लस बी। ए प्लस बी आप समझ रहे हैं, आपको समझ आ रही है बात। ए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, बी हमारे टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको भी ऐड कर देंगे तो हम इसे नाम देने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो, इन्हें ऐड कर देते हैं। 16,500 प्लस 54,750, ये आ रहा है 71,250, और इधर 18,700 प्लस 57,250, 75,950। आगे देखें फिर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने कहा है इसे डी, और डी कैसे निकलेगा, पी यानी ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे ए प्लस बी। ये लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डी, पी माइनस ए प्लस बी। आपको समझ आ रही है बात। ऊपर पी था 81,250, इसमें से 71,250 माइनस कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 10,000। नेक्स्ट ईयर में पी यानी ग्रोस प्रॉफिट था 88,000, इसमें से 75,950 माइनस कर देंगे, 12,050। कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। आगे देखिए, अदर इनकम ई 8,000, 11,500। अदर इनकम ई 8,000, 11,500। नेक्स्ट टर्म, अदर एक्सपेंसेस एफ 8,500, 6,000। अदर एक्सपेंसेस एफ कितना कितना था, 8,500, 6,000, 8,500, 6,000।
पढ़ो आगे फिर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी कैसे निकला? डी प्लस ई माइनस एफ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी डी प्लस ई माइनस एफ। ठीक है ना? यानी डी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड कर दो और अदर एक्सपेंसेस माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस 8,000 माइनस 8,500, ये आया 9,500। उधर 12,050 प्लस 11,500 माइनस 6,000, 17,550। आगे देखते हैं। इनकम टैक्स टी, ये लो, ये स्टेटमेंट तो खत्म ही होने वाला है, बस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमें, 2 लाइन। इनकम टैक्स किससे डिनोट किया इन्होंने? टी से। कितना दिया है इनकम टैक्स? 4750 7750, 4750 7750। ये माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी कैसे निकलेगा? पीबीटी माइनस टी। 9,500 माइनस 4750, ये 4750 ही है। 17,550 माइनस 7750, ये 9,800 आ गया। ठीक है, देखिए मैंने कुछ भी नया नहीं किया, जो क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट दे रखा था मैंने वही यहां पर लिख दिया है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के नाम से। अब इसमें कंपैरिजन क्या है? हमने कहा था हर एलिमेंट्स को हम एब्सोल्यूट टर्म में भी निकालेंगे और परसेंटेज में भी निकालेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है वो देख लीजिए ध्यान से प्लीज। यहां पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंक्रीज यानी प्लस और डिक्रीज यानी माइनस। इसी तरह यहां पर लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज यानी प्लस और डिक्रीज यानी माइनस। क्या करना है आपने? आपने देखना है कि यहां पर ये अमाउंट कितना था? 2,12,500। सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये रहा। इस 23 वाले अमाउंट से 24 वाले अमाउंट में क्या डिफरेंस आया? बढ़ा है कि घटा है? सर 2,12,500 से 2,38,000 हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया? अच्छा, अगर बढ़ गया है तो हम इसे प्लस से डिनोट करेंगे। प्लस कितना अमाउंट है बता दो? 2,38,000 माइनस 2,12,500। सर ये बढ़ गया है 25,500 रुपीज।
आपको बात समझ आई मैंने क्या बताया? कितना अमाउंट बढ़ गया है? 25,500। अब ये 25,500 बढ़ा है तो ये कितना परसेंट बढ़ा है? अब परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज तो पिछले साल को बेस लेते हुए निकालेंगे। कैसे? सर 25,500 बढ़ा है, डिवाइड बाई कितने में? 2 12 500 में। 2 12 500 ये परसेंटेज निकल जाएगी इनटू 100। इनटू 100 ऊपर ही हमने परसेंटेज लिख दी है, तो बार बार हमें परसेंट का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस का साइन लगाओ और कितना आ रहा है वो निकाल दो। 25,500 ये कितना परसेंट है? 2 12 500 का ये आ गया 12%। +12। खत्म हो गई बात। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा 2,12,500 से बढ़कर 2,38,000 हो गया, तो कितना बढ़ा? 25,500 बढ़ा। अमाउंट में 25,500 प्लस करके लिख दिया। अच्छा, अब ये कितने परसेंट बढ़ा है? तो 2 12 500 का कितने परसेंट है 25,500, वो हमने निकाल कर यहां पर लिख दिया। तो ये हम इसे डिनोट करेंगे किससे? प्लस से। बात कुछ समझ आई आपको? इसी तरह हमें इसी तरह हमें पूरे इनकम स्टेटमेंट में करना है। चलो बताओ इसी तरह। 1,50,000 हो गया 131,250 से कितना इंक्रीज हुआ? प्लस कितना? 18,750। कितने परसेंट है ये? तो क्या करना है? 18,750 डिवाइड था कितना? 1,31,250 इंटू 100, यानी बेस ईयर 23 वाला अमाउंट से डिवाइड करते हुए ये परसेंटेज निकालते चलो। कितना आया? प्लस 14.285 है, तो 29 कर देता हूं। 14.29 क्लियर है? ग्रोस प्रॉफिट का भी इसी तरह निकालो। सर 88,000 हो गया, 81,250 था, तो कितना प्लस हुआ? प्लस 6,750। कितने परसेंट है? तो क्या करना है? 6,750 ऊपर लो, डिवाइड था कितना? 81,250 इंटू 100। देखो कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी ये आपको समझ आ रही होगी बात। कितना आ रहा है? सर ये आ गया प्लस 8.307 है, तो 1 कर देते हैं। अब बार बार मैं ये परसेंटेज कैसे निकाल रहा हूं ये तो लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है ना मुझे, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं ना। ये लो इसी तरह ये बढ़ गए 18,700 माइनस 16,500, कितना इंक्रीज हुआ? 2,200। परसेंटेज में बताओ क्या करना है? मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, क्या करना है परसेंटेज निकालने के लिए? मैं बता देता हूं, लिख नहीं रहा हूं। इस अमाउंट को इससे डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2,200 डिवाइड बाई 16,500 इंटू 100 कितना आ जाएगा? ये आ गया प्लस का 13.33। क्लियर है? सेम इसी तरह 5,000 माइनस 3,750 ये भी इंक्रीज हुआ है। कितना अमाउंट? 1,250। कितने परसेंट बनता है? निकाल दो, डिवाइड बाई 3,750 इंटू 100, 33.33। सर परसेंटेज तो लगा नहीं रहे आप, ऊपर ही हमने लिख रखा है परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंट बार बार लगाने की जरूरत हमें नहीं है। अब इसमें है क्या बताओ, क्या बताऊं मैं इसमें आपको? बस लिखते जाओ निकालते जाओ। प्लस 2.45, ये आया प्लस का 2,500, प्लस 4.566 है सर। इसी तरह निकाल लो। प्लस 4,700 प्लस 6.596 है, तो 60 ही कर देते हैं इसको।
ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़ गया 2050 प्लस 20.50, ये 8000 से 11500 यानी 3500 प्लस 43.75%। अच्छा ये कम हुआ है, ये माइनस हुआ है कितना 2500। अच्छा माइनस हुआ है तो परसेंटेज निकालने का मेथड में थोड़ी ना कोई चेंज होगा, तो 2500 डिवाइड बाई 8500 इंटू 100, 29.411 है तो 41 ही रहेगा ये इंक्रीज हुआ 8050 प्लस 84.736 है तो 74 कर देते हैं इसको, ये प्लस 3000 63.157 है तो 16 कर देते हैं, प्लस 5050 प्लस 106.315 है तो 2 कर देते हैं। ये बन गया हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बात कुछ समझ आ रही है? ध्यान रखना, जिस तरह हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट में से माइनस करते हुए भी टैली कर लिया था ना, निकाल लिया था, यहां पर ऐसा करने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि हर बार जो हम ये परसेंटेज निकाल रहे हैं, इस परसेंटेज को निकालने के लिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो बेस ये वाली फिगर्स हैं, वो बेस ये वाली हर बार परसेंटेज निकालने के लिए जो डिवाइड करने वाला अमाउंट है वो डिफरेंट है। तो यहां इनके बीच में ऐसे कुछ रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश मत करना कि इसे प्लस माइनस करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं, हर बार हमें परसेंटेज का अमाउंट कंप्यूट करके ही निकालना पड़ेगा। ध्यान रहेगी ये बात? समझ आया आपको ये क्वेश्चन यहां पर? चलो, अब अगर हमें इस पर कमेंट करने के लिए कहा जाए तो कमेंट करने के लिए हम क्या कमेंट कर सकते हैं? ध्यान से देखो जरा। चलो कमेंट देखते हैं, ध्यान से समझना जरा। परसेंटेजेस हमने निकाली है, ध्यान देना। देखना सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हुई? सर सेल्स इंक्रीज हुई 12% से। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हुई 14.29% से। अच्छा सेल कम इंक्रीज हुई 12% से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 14.29% से। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कॉस्ट यानी इनपुट कॉस्ट, रिसोर्सेज की कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज हुई हो। ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन इन्होंने ज्यादा की हो, क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करके बेचा हो। अगर क्वांटिटी ज्यादा, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 23 में 1,31,250 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, जबकि यहाँ पर 1,50,000 हो गई। तो हो सकता है क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज की हो। सर अगर क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज की हो तो फिर सेल्स इंक्रीज क्यों नहीं हुई उस परसेंटेज से? हो सकता है सस्ते प्राइस पर बेचा हो। अगर ज्यादा क्वांटिटी बनाकर बेचेंगे, एक्स्ट्रा क्वांटिटी सोल्ड करने के लिए, सेल करने के लिए, हो सकता है प्राइस कम करना पड़ गया हो। तो सेल 12% से इंक्रीज हुई, कॉस्ट ऑफ सोल्ड 14.29% से इंक्रीज, यानी सेल्स पर इतना इफेक्ट उसका नहीं आया। अच्छा और अगर आप यहां पर देखें तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से भी पता चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस देखना जरा, 33.33% से इंक्रीज हो गए, यानी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट कराया, कंपनी ने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा। कंपनी का क्यों इंक्रीज हुआ 33.33%? कंपनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करा रही हो, यानी एडवर्टाइजमेंट एक्स्ट्रा कराया, सेल वैल्यू उतनी इंक्रीज नहीं हुई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हुई है। अच्छा और देख सकते हैं हम, ये तो बात आ जाती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक की। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम पर अगर हम ध्यान दें, नॉन ऑपरेटिंग देखना, अदर इनकम देखो, अदर इनकम, अदर इनकम 8,000 से बढ़कर 11,500, यानी 43.75% बढ़ी।
अदर इनकम 43.75% इंक्रीज हुई और अदर एक्सपेंस 29.41% डिक्रीज हुआ। यानी कंपनी का फोकस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज करने में इतना नहीं है जितना नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर है। कैसे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर मैं कैसे फोकस करने की बात कर रहा हूं? अदर इनकम इंक्रीज हो रही है, अदर एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं। अब अदर एक्सपेंसेस का डिक्रीज होना भी तो प्रॉफिट का इंक्रीज होना ही हुआ। तो ये सारी चीजें हम कमेंट में लिख सकते हैं। देखो लिखा हुआ है, हमने वहीं से पढ़ लेते हैं। ये देखिए, देखो क्या लिखा है। सेल्स ऑफ के लिमिटेड हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 25,500 रुपीज। ये हमने निकाल रखा है, आप देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहली वैल्यू सेल्स वैल्यू ही थी। ये देखिए रहा 25,500 रुपीज। कंप्यूटेशन हमने पहले ही की हुई है। देखो पढ़ो आगे। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 ओवर 22-23 but the cost of goods sold has also increased by 18,750। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी 18,750 से इंक्रीज हुई है, निकाल रखा है हमने। इन द सेम पीरियड दैट इज सेल्स हैव इंप्रूव्ड बाय 12% एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हैज इंक्रीज्ड बाय 14.29%। ये परसेंटेज हमने अभी पढ़ी थी। सो ग्रोस प्रॉफिट हैज नॉट इंप्रूव्ड मार्केटली, इसलिए ग्रोस प्रॉफिट मार्केटली इंप्रूव नहीं हो पाया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्रीज ड्यू टू हायर क्वांटिटी ऑफ सेल्स और ड्यू टू हायर इनपुट कॉस्ट। ज्यादा क्वांटिटी बनाकर सेल की हो इसलिए भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो सकता है, या फिर इनपुट प्राइसेस की कॉस्ट ज्यादा आई हो इसलिए भी हो सकता है। As the sale value has increased, so it is clear cost of goods sold has increased due to higher quantity of sales। इसलिए cost of goods sold ज्यादा सेल की क्वांटिटी करने की वजह से हुआ है। If such quantity has been sold at previous price, अगर सेम प्राइस पर, पिछले साल वाले प्राइस पर ही एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी बेची जाती तो सेल भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती। लेकिन सेल में इतना इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ? हो सकता है इन्होंने कम प्राइस किया हो, डिस्काउंट दिया हो। पढ़ो, if such quantity has been sold at previous price then sales value has been increased with higher amount, but here sales value has not increased significantly। It indicates that the addition in sales has been due to lowering of sales price। सेल प्राइस कम होने की वजह से इतना इंप्रूवमेंट सेल वैल्यू में नहीं आ पाया। इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस द इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 33.33% has been much higher than the percentage increase in net sales। सेल्स में सिर्फ 12% का इंक्रीज हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट पर 3.33% का इंक्रीज हो गया। It indicates there was tough selling market where mass advertisement was necessary and reduction of sale price was necessary in order to higher quantity of sales। यानी सेल करना बड़ा कंपटीशन वाला काम है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी को सेल करने के लिए सेलिंग प्राइस कम करना पड़ रहा है। सच सिचुएशन में ऑल्सो अराइज ड्यू टू न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग वेयर ह्यूज एडवर्टाइजमेंट इज नेसेसरी एंड रिडक्शन ऑफ सेल प्राइस इज नेसेसरी। ठीक है, फिर हमने एक पॉइंट अदर इनकम अदर एक्सपेंस पर लिख दिया है। यहां पर देखिए, देयर हैज बीन ए सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द अदर इनकम बट बोथ इन रिलेटिव टर्म्स 43.75% का इंक्रीज हुआ एंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स 3500 का। अदर इनकम 43.75% से बढ़ी थी, देखा हमने निकाला भी था, ये रहा 43.75%। पढ़ो, similarly there has been a considerable reduction in the other expense in relative terms 29.41% as well as in absolute term 2500। these items have been responsible for the increase in the profit before tax। इनकी वजह से profit before tax में ज्यादा improvement हुई है। for the period under study by 84.74% से profit before tax increase हुआ है। it implies that more emphasis has been given by the management of the company on the earning non-operating प्रॉफिट एज कंपेयर टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट का फोकस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अर्न करने पे ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अर्न करने से। क्लियर है? कमेंट देखिए आप, जो आपने कंप्यूटेशन की है उससे कर सकते हैं। और कंप्यूटेशन कैसे करनी है? स्टेटमेंट बनाने में तो कुछ है ही नहीं।
कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं लग रहा? कॉमन साइज से भी इजी होना चाहिए ये तो नहीं। पहले पूरा क्वेश्चन डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दो, दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाकर रखो, अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज, खत्म हो गया क्वेश्चन। जैसे हमने यहां पर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाया है, एक कंपेरेटिव बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा। The following are the balance sheet of R Limited as on 31st March 2023 and 31st March 2024। ठीक है, ये बैलेंस शीट हमें दे दी है। मैं बैलेंस शीट में क्या टर्म दे रखी है पढ़ ही नहीं रहा, बाद में देखेंगे क्योंकि हमें तो कॉपी पेस्ट करना है सीधा। लास्ट वाली लाइन पढ़ लो, प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड स्टडी इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाइए और उस पर कमेंट कीजिए। चलो बिल्कुल सेम बैलेंस शीट बना लीजिए, दो एक्स्ट्रा कॉलम लगाते हुए बना लेते हैं। कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड एज ऑन 31/3/2023 and 31/3/2024। चलिए पहले तो इसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स 31/3/23 रुपीज में हम फिगर लेकर चलेंगे। यहाँ पर 31/3/24 यहाँ पर रुपीज में हम फिगर लेकर चलेंगे। सबसे पहले लिखा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स देखना क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कुछ भी नहीं करना है, पहले कॉपी कर लो बस इसे। बैंक बैलेंस कितना अमाउंट है देखो, 29,500, 2,500, 29,500, 2,500। डेटर्स डेटर्स का अमाउंट 52,250, 47,500, 52,250, 47,500। इन्वेंट्री 40,000, 32,500। इन्वेंट्री 40,000, 32,500। आगे देखिए, अदर करंट एसेट्स 8,000, 3,250। अदर करंट एसेट्स 8,000, 3,250।
टोटल करंट एसेट्स, इन सबको ऐड कर दिया है इन्होंने। टोटल करंट एसेट्स, इन सबको ऐड करके ऐड ही कर देते हैं, वहां से क्या देखना है हमें। और इन्होंने इसे टर्म दी क्या, ए। 129,750, 85,750। पढ़िए आगे। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, ये लो। फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 67,500, 42,500, 67,500, 42,500। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी, अगर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया तो आप समझो फ्री के मार्क्स हैं, तो कुछ करना ही नहीं है इनमें। 77,500, 196,500, 77,500, 196,500। नेक्स्ट फर्नीचर 7250, 12,000। फर्नीचर 7250, 12,000। टोटल फिक्स्ड एसेट्स कर दी इन्होंने, इसे नाम दे दिया बी। टोटल फिक्स्ड एसेट्स बी, 152250, 2,51,000। ठीक है जी, आगे देखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इन्होंने कहा सी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सी, कितना अमाउंट है, 11,500, 14,750, 11,500, 14,750। टोटल कर दिया, टोटल एसेट्स ए प्लस बी प्लस सी। अभी तो सिर्फ एसेट साइड का टोटल हो रहा है। टोटल एसेट्स ए प्लस बी प्लस सी, ऐड कर दो। 129,750 प्लस 152,250 प्लस 11,500,
2,93,500। नेक्स्ट ईयर में 85,750 प्लस 2,51,000 प्लस 14,750, 351,500, यही है टोटल। ठीक है, अब लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट हमें और नीचे इंक्रीज करनी पड़ेगा। चलो क्या लिखा है देखो। करंट लाइबिलिटीज डी, करंट लाइबिलिटीज डी 65,500, 31,750, 65,500, 31,750। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म डेट ई, लॉन्ग टर्म डेट ई कितना है? 50,000, 81,250, 50,000, 81,250। आगे देखिए, ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी में है सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ओनर्स इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000, 1,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस 78,000, 88,500, 78,000, 88,500। नेक्स्ट टर्म, टोटल ओनर्स इक्विटी, इन्होंने दोनों को ऐड करके इन्होंने लिख दिया एफ, टोटल ओनर्स इक्विटी एफ, $1,78,000, और ये कितना हो जाएगा? 1,50,000 प्लस 88,500, 2,38,500। और क्या रह गया? टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल डी प्लस ई प्लस एफ,
total liabilities and capital, D plus E plus F ऐड कर दो। टू 9,3,500। आपको समझ आ रहा है ना, D प्लस E प्लस F यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये ऐड करके लिखने हैं। 3,51,500। अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी थी उसी को कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड लिखकर फिगर्स एज इट इज कॉपी कर ली है। अब आपको पता है आगे हमें क्या बाकी दो कॉलम में लिखना है। यहां पर लिखना है अमाउंट ऑफ और डिक्रीज माइनस, और इधर परसेंटेज। इंक्रीज इंक्रीज प्लस और डिक्रीज माइनस। निकाल दो। अब मैं बताऊं क्या इसमें आपको। चलो, यहाँ पर ये कैश बैलेंस माइनस हुआ है कितना, 29,500 से 2,500 रह गया, 27,000 का कैश एंड बैंक कम हो गया। परसेंटेज कैसे निकालेंगे वाली कोई बात है क्या? 27,000 डिवाइडेड बाई 29,500 इंटू 100। माइनस 91.525 है तो 3 कर देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये 47,500 हो गया, पहले था 52,250, ये भी रिड्यूस हुआ है। माइनस कितना, 4,750, इसका भी परसेंटेज निकाल दो। 4,750 डिवाइडेड बाई 52250 इंटू 100। डिवाइड करने के लिए हमें पुराने वाला साल लेना है बेस लेते हुए, जैसे अभी कुछ देर पहले हमने इनकम स्टेटमेंट में निकाला था। कितना आ गया, -9.090 है तो 09 कर देते हैं। नेक्स्ट ये भी माइनस हुआ है 7,500। अब बार बार लिखकर दिखाने की जरूरत है कि मैं कैसे निकाल रहा हूं ये। 7,500 कम हुआ है 1000 से, तो कितना परसेंट माइनस हुआ है, परसेंटेज में निकाल दो। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट निकालो और लिखते चलो। $18.75, ये माइनस हुआ है 4,750, कितना परसेंट आ गया 8,000 का, -59.375 है तो 38 कर देते हैं। टोटल में भी देख लो, ये माइनस हुआ है टोटल करंट एसेट्स 44,000, -33.91। लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्रीज हुई है, 25,000।
037 है तो 4 कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुई है 1,19,000 से। $153.55। फर्नीचर इंक्रीज हुआ है 4750 से। प्लस कितना परसेंट? 65.517 है, 2 कर देते हैं। टोटल फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुई है हमारी 98,750 से। $64.6। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3250 से। परसेंटेज में बात करें 28.26। टोटल एसेट्स 58,000। $19.76। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी माइनस यानी डिक्रीज हुई है 33,750। 51.526 है तो 53 कर देते हैं। लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज हुआ है 31,250 से। 62.50। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है 50,000 से। ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है 50%। रिजर्व एंड सरप्लस 10,500 से इंक्रीज हुए हैं। 13.46। टोटल ओनर्स इक्विटी 60,500। 33.988 है तो 9 कर देते हैं। 58,000। 19.76%। ये लो, हमने कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना भी सीख लिया। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, कंपेरेटिव बैलेंस शीट हो, बनाना बहुत इजी। पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लो बिल्कुल सेम, 2 एक्स्ट्रा कॉलम रखो, अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज, बन गया। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलो, इसके लिए क्या कमेंट किया जा सकता है, एक बार वो एनालिसिस कर लेते हैं इस कंपेरेटिव बैलेंस शीट को देखते हुए। चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले बैलेंस शीट में इन्होंने हमें दी थी करंट एसेट्स। देखिए, करंट एसेट्स का हमेशा जब भी आप कमेंट लिखें तो करंट लायबिलिटीज के साथ में पढ़ते हुए उसे देखें। करंट एसेट्स की हम बात करें तो करंट एसेट्स डिक्रीज हुई है टोटलिटी में अगर देखा जाए तो।
करंट एसेट्स डिक्रीज हुई है 33.91% से। तो क्या इससे लिक्विडिटी पोजीशन पर कोई कंपनी के इफेक्ट पड़ सकता है? तो साथ में करंट लायबिलिटीज भी चेक कीजिए। नीचे देखें करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है 51.53% से। यानी करंट एसेट्स जितने परसेंट से डिक्रीज हुई है, करंट लायबिलिटीज उससे भी ज्यादा परसेंट से डिक्रीज हुई है। और अगर करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज परसेंटेज ज्यादा है तो इसका मतलब करंट रेशो पर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, कंपनी के करंट एसेट्स में जो सबसे ज्यादा डिक्रीज अमाउंट है वो है कैश एंड बैंक बैलेंस का। 91.53% से कैश एंड बैंक बैलेंस कम हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कि इतना ह्यूज अमाउंट कैश बैलेंस में कम होने से कहीं कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने में कंपनी को कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ये बात हम कमेंट में लिखकर बता देंगे। ठीक है, करंट एसेट्स की बात हमने कर ली, करंट लायबिलिटीज की बात हमने कर ली। फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं। कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीज हुआ है 64.86%। और कंपनी की फिक्स्ड एसेट 64.86% इंक्रीज हो रही है, जिसमें मेनली क्या है, जिसमें मेन पार्ट है प्लांट एंड मशीनरी का। और अगर प्लांट एंड मशीनरी 153.55% से इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगा रही है। कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ाना यानी कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है, इंप्रूव कर रही है, जिससे आगे फ्यूचर में और ज्यादा प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल कर सके। ठीक है, ओनर्स इक्विटी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म डेट की बात की जाए, डेट इंक्रीज हुए 62.50% से 62.5। देखो, डेट का बढ़ना कंपनी पर फाइनेंशियल बर्डन का बढ़ना होता है। डेट बढ़ गया है तो कंपनी पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, इक्विटी भी बढ़ रही है। टोटल ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज हुआ है 33.99%। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड्स इंक्रीज हो गए हैं तभी तो प्लांट एंड मशीनरी और फिक्स्ड एसेट्स पर एडिशनल कंपनी खर्चा कर पा रही है। ये सारी चीजें हम कमेंट में लिख कर दे देंगे। देखो यहां पर हमने पहले से लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं यहां से। फर्स्ट पॉइंट देखें, द करंट एसेट्स ऑफ आर लिमिटेड हैव डिक्रीज्ड बाय 44,000 रुपी in the year 23-24 over 22-23, whereas current liabilities have decreased by 33,750 only. But it has no adverse effect on the short term liquidity or on current ratio. लेकिन current ratio पर इसका effect negative नहीं आएगा, because current assets have decreased by 33.91% and current liabilities have decreased by 51.53%. हमने पढ़ा, अभी वहां पर देखा था हमने, कंप्यूटेशन में यही लिखा हुआ है। Second point, cash and bank balance have decreased by 91.53% during the study period. It implies an adverse cash position of the company. The company may face problem in meeting its short-term obligations. Company को अपनी short-term obligation, short-term liabilities को पे करने में problem face करनी पड़ सकती है। Third point, the long-term debt of the company has increased by 62.5%, whereas its owners' equity have improved by 33.99% only. Long-term debt ज़्यादा बढ़े हैं, owners का fund कम increase हुआ है. It implies that the financial risk increase हो जाएगा in terms of dependency on outsiders and in terms of contractual obligation associated with the company has increased significantly during the period under study. Financial risk increase हो गया है। Fourth point, fixed asset wala. There has been a substantial increase in the fixed assets by the company. The fixed assets have increased by 98,750, that is 64.86%. This is mainly due to significant increase in the plant and machinery of the company. The plant and machinery have increased by rupee 1,19,000, that is 153.55%. It indicates a remarkable improvement in the production capacity of the company during the study period. रिमार्केबल इंक्रीमेंट हुआ है, रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हुआ है प्रोडक्शन कैपेसिटी में। सच कॉस्ट ऑफ एसेट्स हैज फाइनेंस्ड बाय प्रोप्राइटर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड। और ये जो फंड है ये फाइनेंस कहां से हुआ है? लॉन्ग टर्म लोन भी इंक्रीज हुआ है, ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज हुई है। इट इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। समझ आ गई बात आपको?